हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। हम पर्यावरण की रिवीजन सीरीज के तहत ये प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरीके से पर्यावरण कोर्स को कंप्लीट तौर पर समझा सकें और आप अपना पेपर अच्छा कर सकें। बहुत समय न लेते हुए चलिए वीडियो सीधे शुरू करते हैं, चूंकि समय कम है। अम्लीय वर्षा होती है। कहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है भाई? अम्लीय वर्षा कहाँ पर होगी? आपको कारखानों से, क्योंकि कारखानों से ही हमारी गैस निकलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड और अदर हार्मफुल गैसेस हमारी कारखानों से निकलती हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक होने वाला देश कौन है? वर्षा वाला देश नॉर्वे है। O3 है। O3 ये ओजोन की गैस है और इसे हम क्या मानते हैं? तो O3 जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है, क्योंकि ये अन्य गैसों के साथ मिलकर प्रदूषण करती है। वर्षा जल संलयन क्या है? यानी वर्षा के जल का मिक्स होना संलयन क्या कहलाता है? तो अगर हम वर्षा के जल का संग्रहण और भंडारण करेंगे तो इसे हम वर्षा जल संलयन बोलते हैं। वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संचय का उद्देश्य हमारी जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी में जो जल है, वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना हमारा इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट स्टेप, निम्नलिखित में कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यानी पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? भारी वर्षा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओजोन छिद्र कहाँ पर है? तो ओजोन छिद्र अगर आपको सही पता हो तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर पाया गया है। वैसे सर्वप्रथम इसकी खोज जो थी वो उत्तरी ध्रुव पर हुई थी, लेकिन ये दोनों पर अब मिल रहा है, इसलिए हमें ऑप्शन सी को टिक करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हरित गृह प्रभाव में किस देश की सर्वाधिक प्रमुखता रही है? किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? यानी हरित गृह प्रभाव वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव वाली गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है, यानी जितनी विश्व में हरित गैसें आती हैं उनमें से भारत का विभाग कितना है? तो भारत का अधिभाग एक है। हरित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में वनों में वृद्धि होना ये बिल्कुल भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वन तो वर्षा के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे हैं। ऑक्सीजन में वृद्धि होना ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना ये भी नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका कारण बन जाएगा। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि घातक होती है? तो डेसिबल हमारे लिए कितना? तो 150 डेसिबल से ज्यादा अगर गैस होगी, ध्वनि होगी, तो हम उसे सुनने में दिक्कत महसूस करेंगे। किसकी मापन इकाई डेसिबल है? तो डेसिबल ध्वनि की मापन इकाई है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पास किया गया? तो यह अधिनियम हमारा 1974 में पास हुआ है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो प्रदूषित जल को हम जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित भूमि को नहीं कहते, याद रखेंगे। प्रदूषित वायु को नहीं कहते हैं, इसलिए ये सभी भी टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपकी एक अवधारणा है कि जहां पर ये सभी है वहां पर वही सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल के ज्यादा ध्वनि होने से होता है? यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल से ज्यादा होनी चाहिए? तो ध्वनि की तीव्रता हमारी जब 80 से 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो हम मानते हैं कि ये डेसिबल जो ये स्तर है वो ध्वनि प्रदूषण का है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? यानी ओजोन में एक छिद्र है, इस बात को किस उपग्रह के द्वारा देखा गया? तो इसे निबस 7 के द्वारा देखा गया था। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है? ज्यादा प्रदूषण होने के कारण किसे हम स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? तो ये हमारा कोलकाता है। अम्लीय वर्षा जल सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यानी एसिड रेन इंफॉर्मेशन हाउस ये कहाँ? तो ये जापान की राजधानी ओसेलो में, जापान के एक शहर ओसेलो में आया। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो मृदा प्रदूषण का मतलब क्या है?
मृदा प्रदूषण का मतलब है कि जमीन में प्रदूषण होना, और जमीन में प्रदूषण का सबसे बड़ा रीजन है हमारी प्लास्टिक या पॉलीथीन। इसके कारण हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। धुंध और कोहरे का निर्माण कैसे होता है, यानी जो धुंध हम जाड़े में हमारा जो कोहरा होता है इसे हम किस उसमें माने, तो जो हमारा धुआं होता है और रेडियो एक्टिव इफेक्ट होते हैं उसके कारण हमारा कोहरे का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं। अगर हम वायु प्रदूषण को देखना चाहते हैं तो हम पहले किसको देखें, किस चीज पे देखें जिससे कि इफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो लाइचेंस एंड मास, ये जो लाइचेंस हैं ये हमारी सबसे ज्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं वेजिटेशन या वनस्पतियां हैं, और सबसे पहले ये खराब वायु को फील करती हैं और उनमें डैमेज आता है। जल प्रदूषण किसे कहेंगे, तो प्रदूषित जल को हम कहेंगे, ये भी नहीं होगा। प्रदूषित वायु को नहीं कहेंगे, प्रदूषित भूमि को नहीं कहेंगे, प्रदूषित जल को कहेंगे, और इसलिए ये सभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन पीछे से रिपीट हुआ है, आप ये बात बार बार देख लीजिएगा। वायु क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में क्या है, तो वायु प्रदूषण में कार्बनिक रसायन, ये बिल्कुल ठीक है। अवशिष्ट बिल्कुल ठीक है। रासायनिक कीटनाशक, ये सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीट अब जो अवशिष्ट है इसको जलाने के दौरान वायु प्रदूषण होता है। योजना विधि में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, यानी जो प्लानिंग मेथड है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, उस प्रोजेक्ट मेथड को किसने सबसे ज्यादा डेवलप करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी प्रोजेक्ट विधि में सबसे ज्यादा किसने काम किया, तो ये हमारा रूसो और फ्रॉबेल महोदय के द्वारा किया गया। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये योगदान हमारे किलपैट्रिक महोदय का है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बार बार क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, योजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको पता है कि योजना विधि को प्रदर्शित करने वाले हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं किलपैट्रिक महोदय, और ये डीवी यानी जॉन डीवी के शिष्य के रूप में थे, और डीवी महोदय हमारे प्रायोजनवाद से संबंधित थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो योजना विधि है वो प्रायोजनवाद के सिद्धांतों पर निर्भर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। योजना विधि के जन्मदाता कौन है, अगेन किलपैट्रिक योजना विधि के जन्मदाता हैं। कौन सी योजना पद्धति का सिद्धांत है, तो योजना पद्धति के सिद्धांत में अनुभव का सिद्धांत है, क्रियाशीलता और उद्देश्य सभी सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। योजना विधि का पद नहीं है, कौन सी चीज इस समय जब हम देख रहे हैं तो कौन सा स्टेप, कौन सी श्रृंखला योजना विधि में नहीं आती है, तो योजना विधि में अगर आप देखें तो योजना का परिस्थिति का निर्माण करना आता है, योजना का चुनाव आता है, और योजना का मूल्यांकन आता है। योजना का निर्माण योजना विधि का उद्देश्य नहीं है, प्लानिंग करना उसका उद्देश्य नहीं है, परिस्थितियों का निर्माण करना और पूर्व की योजना को बनाना, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामाजिक अभिवृत्ति पद्धति के द्वारा छात्रों का विकास होता है, तो प्रेरणा शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्णय का, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही होंगे। निम्नलिखित में कौन सी परंपरागत पद्धति कहलाती है, तो भाषण पद्धति और प्रयोगशाला पद्धति, ये तो मॉडर्न है, ये आंसर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक पद्धति, ये ठीक है, हो सकता है। भाषण पद्धति, ये दोनों ठीक है, और डी में देखिए लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सबसे ज्यादा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है, कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है, तो वाणिज्य शिक्षण पद्धति जो बिजनेस शिक्षण पद्धति है वो वर्तमान शिक्षण पद्धति के रूप में देखी जाती है, तो निगमन और आगमन को हम वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं मानते हैं। वर्ष 1918 में किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ, यानी वर्ष 1918 में किस पद्धति को हमने अच्छे से महसूस होते हुए देखा, किसको इस्टेब्लिश किया गया, तो योजना पद्धति को 1918 में एक नवीन रूप दिया गया। वाणिज्य शिक्षण पद्धति की नवीनतम
पद्धति है, यानी वाणिज्य शिक्षण की नवीनतम पद्धति कौन सी है? तो अगर हम देखें तो इसमें नवीनतम शिक्षण पद्धति इकाई पद्धति है। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति विवादास्पद है? किस मेथड को हम विवादास्पद मेथड कहेंगे, जिसको कि हम बहुत ज्यादा नहीं मानते? तो समस्या समाधान मेथड एक विवादास्पद शिक्षण विधि है। और निम्नलिखित में किस विधि के प्रयोग से अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं? तो अगर आप देखें तो व्याख्यान विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। निम्नलिखित में योजना का कौन सा विधि का कौन सा स्टेप नहीं है? तो योजना का निर्माण करना अगेन योजना विधि का स्टेप नहीं है। सामाजिक अभिव्यक्ति द्वारा छात्रों में विकास होता है, सभी का विकास होता है। मस्तिष्क प्रबल संवेदन अवयव का विकास किसने किया? यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ओसबॉर्न के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण विधियां और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? शिक्षण पद्धतियों में और शिक्षण व्यूह रचनाओं में। तो उद्देश्यों का अंतर होता है, ये बात याद रखेंगे। बाकी चीजों का अंतर नहीं होता। यहाँ पे ये सभी मत कर दीजिएगा। प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव में शामिल नहीं है। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव में कौन सी चीजें शामिल नहीं है? तो ऐतिहासिक खोज ये भी नहीं शामिल है, अनुवर्ग शिक्षण भी नहीं है, टोली शिक्षण भी नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन भी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी ये सभी शामिल इसमें नहीं है। सुकरात का शिक्षण अवयव है। तो सुकरात किस विधि को देख रहे थे? तो उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का ज्यादा प्रतिपादन किया है। भ्रमण निम्न में से किस विधि का एग्जाम्पल है? तो जो भ्रमण विधि है, यानी अगर हम कहीं पर टहलने जाते हैं तो वो निरीक्षण विधि का दूसरा रूप है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता बार बार पूछा जा रहा है, किलपैट्रिक हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, कौन सी विधि है? भ्रमण विधि ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं? तो समस्या समाधान विधि में 5 सोपान हैं। योजना विधि और समस्या समाधान विधि में अंतर है। किस चीज का अंतर है? तो योजना समाधान और समस्या समाधान और योजना विधि में जो अंतर है वो निष्कर्षों की दृष्टि से है। योजना विधि के जनक कौन हैं? तो योजना विधि के जनक किस देश के हैं, ये बात पूछी गई है। तो ये अमेरिका के हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत चूंकि कहा यह गया है कि ये समताप मंडल, जल मंडल, अधोमंडल, तो ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में स्थित है। इसका जल मंडल हो नहीं सकता, स्थल मंडल हो नहीं सकता, ये दोनों कट जाते हैं। अधोमंडल भी कोई मंडल नहीं है, इसलिए समताप मंडल होगा। वनों के विनाश को कहते हैं, क्या कहेंगे? वनोन्मूलन कहेंगे। वन का उन्मूलन करना। वनोन्मूलन के क्या प्रभाव हैं? मृदा अपरदन में कमी, ये बिल्कुल नहीं, इससे बढ़ जाएगा। जलवायु का संतुलित होना, ये भी नहीं है। वन्य जीवों का विनाश, ये सही है। और भूमिगत जल स्तर बढ़ना, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से क्वेश्चन देखने की कोशिश किया करिए, कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। वन संरक्षण का उपाय है वृक्षारोपण और वन संरक्षण दोनों। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है, क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाएगी? तो अगर हमें छोटे बच्चों को सिखाना है तो हम उन्हें समस्या समाधान विधि से सिखाएं, उन्हें समस्या समाधान दें। नेक्स्ट है ताजमहल को खतरा है। तो ताजमहल को खतरा किससे है? ताजमहल को खतरा हमारी अम्ल वर्षा से है, और अम्ल वर्षा के अंतर्गत SO2 आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में अगर आप देखें तो CO2 गैस में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CH4 भी इसमें आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओजोन परत में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया गया? तो ये हमें अंटार्कटिका के ऊपर मिला है। वन संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? तो भारत में वन संरक्षण के पास करने का जो समय है वह हमारा 1980 है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए हम इस ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का रूप होता है।
अम्लीय वर्षा कैसी होती है, शुष्क होती है, नम होती है? तो अम्लीय वर्षा का जो फॉर्मेट है वो एक नम और शुष्क दोनों है, इसलिए हम ए और बी को टिक करेंगे। हरित भवन का संबंध है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का संबंध हमारा कहाँ से है, यानी हरित भवन हमें कहाँ मिलता है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से इसका संबंध है। भारतीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, तो लगभग 33% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो तंबाकू विरोध दिवस ये मई में मनाया जाता है, जिसे हम 31 मई को मनाते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना हमारी 1985 में की गई है। कहीं-कहीं पर इस जगह पर 1980 भी मिलता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो ये भी 1985 में किया गया है। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब स्टार्ट किया, तो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1971 में प्रारंभ किया गया है। EIA तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म EIA का फुल फॉर्म होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लागू करने का दिन हमारा 25 अक्टूबर 1980 है। निम्नलिखित में 22 अप्रैल किससे संबंधित है, तो 22 अप्रैल को हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान अंटार्कटिका है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये देहरादून में स्थित है। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो विश्व वन दिवस आयोजित करने की जो तिथि है वो 21 मार्च है। बाघ बचाओ परियोजना किसके प्रायोजन से शुरू की गई, यानी जो बाघों का हमारा क्षरण हो रहा था, बाघ हमारे नष्ट हो रहे थे, इनको बचाने के लिए हमें WWF वर्ल्ड वाइड फंड के लेवल से हमको इसकी शुरुआत करनी थी, या इन्होंने इसे फाइनेंस दिया था। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है, भारत में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। बाघ परियोजना से कौन संबंधित नहीं है, यानी कौन सी जगह पर बाघ परियोजना प्रभावी रूप से नहीं चल रही है, तो ये कोड़ाई कनाल में नहीं चल रही है। वाइल्ड लाइफ संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो वाइल्ड लाइफ संस्थान का मुख्यालय हमारा वाइल्ड लाइफ देहरादून में है। लखनऊ में स्थित कुकरैल किससे संबंधित है, तो लखनऊ स्थित कुकरैल घड़ियालों के प्रोटेक्शन से संबंधित है। WWF इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WWF इंडिया का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जैव विविधता में क्या आता है, आबादी, प्रजाति, सामुदायिक, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। रेणुका नमभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है, रेणुका नमभूमि के बारे में अगर आप जानते हो, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका है, तो जैव विविधता को नष्ट करने में पॉलीथीन बैग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, या ये कह लें ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, प्राकृतिक संरक्षण यानी प्राकृतिक जीवों के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लाल बुक यानी रेड डेटा बुक ये पहली बार कब प्रकाशित की, तो ये वर्ष 1970 में हुई। और रेड डेटा बुक इसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक। इस बुक में क्या होता है, इसमें विलुप्त जानवरों की सूची आती है, यानी उन जानवरों की सूची यहाँ पर आती है जिनको कि हम विलुप्त जानवरों के रूप में मानते हैं। हरित गृह प्रभाव की कौन सी गैस हैं, तो हमारी हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें हैं उनमें आपकी CFC, CO2, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसें आती हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो सी के ऑप्शन हैं, सी के ऑप्शन हमारे एसिड रेन के ऑप्शन हैं,
इसलिए एसिड रेन में इसमें नहीं रखेंगे। यहाँ पर CFC का जिक्र कहीं नहीं है, CFC का जिक्र कहीं नहीं है, फ्लोरीन का जिक्र कहीं नहीं है, इसलिए हम इसमें इसको कोई भी गैस नहीं मानेंगे। अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? तो अगर अम्ल वर्षा को आप देखें तो अम्ल वर्षा में हमें SO2 और NO2 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के कंपोनेंट से ये चीज आती है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है? यानी अगर सल्फर का मिक्सर कहीं पर है, सल्फर की प्रेजेंस कहीं पर है, तो वहां पर लाइकेंस में सबसे पहले असर आएगा। कौन सी गैस ताजमहल के कलर को धुंधला कर रही है? तो SO2 ताजमहल के कलर को धुंधला कर रही है, ताजमहल काला पड़ रहा है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में यमुना का स्थान सबसे ऊपर है। हैजा फैलता है, ये प्रदूषित जल से फैलता है। भारत में वन विनाश का प्रमुख प्रभाव है मरुस्थलीय संख्या में वृद्धि होना, ठीक है। मृदा क्षय में वृद्धि, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुपोषण होता है, सुपोषण किसके द्वारा होता है? तो सुपोषण अगर आप देखें तो सुपोषण की संकल्पना फास्फेट और नाइट्रेट दोनों से होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र हमें अंटार्कटिका के ऊपर मिला है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इस गैस को हम रखते हैं, मीथेन को भी रखते हैं, क्लोरीन को नहीं रखते, तो क्लोरीन हमारी इसमें सही हो जाएगी और ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव की ऐसी गैस है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है? यानी जो टोटल की टोटल गैस ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई है, तो ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारी AC के और जो शीतलक होते हैं फ्रिज वगैरह में काम की जाती है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी हरित गैस नहीं है? तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस हमारी हरित गृह गैस नहीं है। विश्व में तापमान वृद्धि में क्या कारण है? तो विश्व में तापमान वृद्धि में ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का बढ़ा होना इसका प्रमुख कारण है। कौन सी गैस श्वसन विष कहलाती है? यानी कौन सी गैस ऐसी है जिसे हम श्वसन विष की संज्ञा देते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन विष की संज्ञा देते हैं। कौन से किस गैस से ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षय होता है? तो जो ओजोन गैस है उसके लिए सबसे हार्मफुल गैस हमारी CCO2, I2 और F2 हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीवेज के पानी में क्या होता है? तो सीवेज के पानी में ज्यादा BOD होती है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है या ज्यादा अम्लीयता होती है। तो सीवेज का जो पानी है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजनल डिमांड ज्यादा है, उसकी क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होगी। जितनी ज्यादा गंदगी होगी ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी। याद रखेंगे, पानी जितना गंदा हो जाएगा उसकी ऑक्सीजन उतनी कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो जलीय जीव हैं वो प्रदूषण से मर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जल से चाहिए होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। भूमि अपरदन रोका जा सकता है किस बात से? अत्यधिक घास का विनाश करके? नहीं, ये तो गलत है। वनोन्मूलन करके? बिल्कुल भी नहीं। बंजर क्षेत्रों में वनों का विकास करके, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधारभूत अधिकार है, कौन सा अधिकार हमारा आधारभूत अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, निवास प्राप्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शादी करने का अधिकार। तो जो समानता का आधार है, जो समानता का अधिकार है उसे ही हम सबसे ज्यादा प्रमुख आधार मानेंगे, क्योंकि इसके ही आधार पर सारे आधार मिल जाएंगे। भारत में रामसर साइट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रामसर साइट क्या है? ये चिल्का झील के पास स्थित एक साइट है।
कछुओं और मगरमच्छों को कहाँ विस्थापित किया गया है? तो कछुओं और मगरमच्छों की स्थापना के लिए, इनको बचाने के लिए हमें कुकरैल लखनऊ के पास इनको विस्थापित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपको ये याद रखना है कि ऐसे हमारा पृथ्वी होता है और ऐसे इसको अगर हम इक्वेटर मान लेते हैं तो ऊपर का पूरा एरिया ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी और इसी का ठीक उल्टा यानी 21 जून यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा। यानी अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में टिकाऊ विकास पर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जो टिकाऊ विकास है ये कौन सा विकास है? इसे हम संपोषित विकास कहते हैं, संपोषित विकास। और याद रखेंगे संपोषित विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये स्थापना कहाँ हुई, कहाँ पर इस विषय पर पहली बार बात की गई? तो ध्यान रखेंगे संपोषित विकास पर जोहान्सबर्ग में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया गया। जोहान्सबर्ग में इस बात पर चर्चा हुई तो हम जोहान्सबर्ग को टिक करेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी चीजें घटते क्रम में हैं? यानी देशों के नाम या ये महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। किस महाद्वीप का आकार कैसा है उसके आधार पर आपको इनको एक सीरियल में लगाना है। तो हमें बड़े से छोटे सबसे पहले सबसे बड़ा रखना है। तो एशिया हमारा सबसे बड़ा है, अफ्रीका उससे बड़ा है, फिर अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका। तो यही सीरीज हमारी सबसे अच्छी सीरीज दिख रही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सुनामी क्या है? सुनामी एक विनाशकारी महासागरीय तरंग ऊर्जा है। रिक्टर स्केल से क्या पता लगता है? रिक्टर स्केल से क्या पता लगता है? तो रिक्टर स्केल से हमें भूकंप की तीव्रता का पता लगता है। गंगा के किनारे अटल घाट स्थित है। अटल घाट हमारा गंगा के किनारे ये कानपुर में स्थित है और इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें। उस दिन के सहारे मत बैठें, अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि मात्र आपके पास 8 घंटे का समय उस दिन के लिए रहेगा। आपके अच्छे मार्क्स के लिए आपको शुभकामनाएं।